हेलो दोस्तों, आज हम चालू करने वाले हैं वहीं से जहां पर हमने पहले छोड़ा था क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो पहले हमने कहां तक कर लिया था? हमने कर लिया था एलिमेंट्स के अलग अलग नाम को, मतलब हमें एलिमेंट्स के अलग अलग नाम वो कैसे देते हैं, कौन डिसाइड करता है? आईयूपीएसी। आईयूपीएसी एलिमेंट्स के अलग अलग नाम कैसे कैसे डिसाइड करता है ये हमने देख लिया था। आज हम जानेंगे आयंस के बारे में। आयंस के बारे में आज देखेंगे हम। इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा आयंस होते क्या हैं। आयंस, एन आयन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल फॉर्म्ड बाय लूज और गेन लॉस और गेन ऑफ, मतलब किसी भी पार्टिकल, कोई भी चार्ज, वो आयन क्या होता है? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के। किसी भी एलिमेंट के जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उन्हें आयन कहा जाता है। वो चार्ज कोई भी हो। अब वो चार्ज आता कैसे है? देखो, कोई एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कोई एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसमें एक चार्ज आता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब उसमें चार्ज आता है। अगर वो गेन करता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, और अगर लूज करता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं आयन। आयन भी दो तरह के होते हैं, पहला कैटायन, दूसरा एनायन। कैटायन फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे? कैटायन का साइन जो होता है वो प्लस का होता है, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब ये कैसे होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, ये हम देखेंगे अगले चैप्टर में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट 4th चैप्टर का है। अगला है हमारा एनायन। एनायन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, इसलिए एनायन बनते हैं। अब आगे हम देखते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं? A group of atoms carrying a charge is called polyatomic ions। यानी जब एक ग्रुप ऑफ एटम क्या था? मॉलिक्यूल, यानी कोई भी मॉलिक्यूल या फिर अ ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर जब कोई चार्ज हो, मतलब वो कोई चार्ज कैरी कर रहा हो, तब उसे पॉलीएटॉमिक आयन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अमोनियम। अमोनियम है NH4, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज भी है। फिर उसके बाद कार्बोनेट आयन CO3, लेकिन यहाँ पे -2 का चार्ज भी है, मतलब ये एक क्या है? एनायन है, और ये क्या है? एक कैटायन है। अब वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी भी 4th चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि वैलेंसी होती क्या है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच एन एटम कैन लूज और गेन और शेयर टू फॉर्म अ बॉन्ड, यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर रहा है, मतलब दान दे रहा है, गेन कर रहा है यानी किसी से ले रहा है, या फिर दो एटम्स मिलके आपस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, इसी को कहते हैं वैलेंसी। वही दिखाती है उसकी वैलेंसी, मतलब उस पार्टिकुलर एटम की क्या वैलेंसी है, वो ये दिखाती है। वो इससे जाहिर होती है कि वो कितना लूज कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कितने गेन कर रहा है, या फिर कितने शेयर करके दूसरे के साथ कंपाउंड या फिर बॉन्ड बना रहा है। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। शॉर्ट में कहा जाए तो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एटम ऑफ एन एलिमेंट की, मतलब किसी भी एलिमेंट के एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है क्या? वैलेंसी। आगे हम पढ़ते हैं केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला इज अ शॉर्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। यानी ये एक शॉर्ट, मतलब एक शॉर्टकट मेथड होता है, एक शॉर्ट मेथड होता है किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? केमिकल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्ट मेथड होता है क्या? केमिकल फॉर्मूला। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कैटायन में एक कैटायन और एक एनायन, किसी एक कैटायन और एनायन को मिलाया आपस में, जैसे ये और ये आपस में मिले, क्रॉस हुए, फॉर्मूला बना Al2SO4 आ जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट। अब अगर हमें एक केमिकल इक्वेशन मतलब बनानी है तो हम हर जगह एल्यूमिनियम सल्फेट इतना लंबा लिखेंगे। इसको शॉर्ट करने के लिए, मतलब उसको जल्दी करने के लिए और आसानी से समझने के लिए इसे केमिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लिया गया है, इसलिए केमिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट मेथड ध्यान रखना। फिर अगला एक और एग्जांपल, Ca कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट में कैल्शियम को मिलाया, ये कैटायन है,
ये एनायन है, दोनों को मिलाया, ये बन गया फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है? कैल्शियम सल्फेट का। एक और अमोनिया क्लोरीन मिला के बने अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इसका फॉर्मूला NH4Cl। ऐसे ही ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सोडियम का ये कार्बोनेट से मिला। सोडियम क्या है? कैटायन, कार्बोनेट क्या है? एनायन। कैटायन एनायन मिले, ये बना हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इस पे ये ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एनायन कैटायन ऐसे मिलके बनाते हो, यानी किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम है तो ज्यादा वाला दे देगा कम वाला ले लेगा, ऐसे बनते। शेयर करके भी बनते हैं। शेयर करके सबसे ज्यादा बनाता है कार्बन, ये 10वीं क्लास में पढ़े। अब हम देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है? मोल कॉन्सेप्ट जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना है क्या? मोल। द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains as many elementary entities as there are atoms in exactly 12 grams of carbon। यानी अब देखो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12U। अब एटॉमिक मास क्यों देख रहा हूं? क्योंकि इसमें ये जरूरी है। अब देखो 12U है तो एक 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन 12 ग्राम के कार्बन में कितने एटम्स मौजूद होंगे। यानी अगर हम 12 ग्राम कार्बन ले, 12 ग्राम हमने कार्बन लिया तो उसमें कितने एटम्स मौजूद हैं, ये पता करने के लिए मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है और उसी को मोल कहा जाता है। मोल क्या? कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने कार्बन एटम्स हैं, यही होता है मोल। एक मोल। अब एक मोल की वैल्यू क्या है? यानी एक मोल की वैल्यू, इससे हमारे दिमाग में आता है कि यार एक मोल की वैल्यू हो क्या सकती है, जो बता दे हमें कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में एग्जैक्टली इतने ही एटम्स हैं। तो वो पता लगती है एवोगाड्रो कांस्टेंट से। एवोगाड्रो कांस्टेंट से वो हमें पता लगता है कि एक मोल की क्या वैल्यू होती है। एक मोल की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये होती है एक मोल की वैल्यू। यानी अगर हम एक मोल लें तो उस एक मोल में इतने एटम्स मौजूद होंगे और ये नंबर कांस्टेंट है, और इसी नंबर को 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इसी नंबर को एवोगाड्रो कांस्टेंट नाम दिया गया है। एवोगाड्रो कांस्टेंट इज नेम्ड आफ्टर द अर्ली 19th सेंचुरी इटालियन साइंटिस्ट अमेडियो एवोगाड्रो। यानी एक साइंटिस्ट, इटालियन साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, मोल की वैल्यू को खोजा था, मोल का कॉन्सेप्ट लेकर आया था और ये वाला नंबर खोजा था, तो उसके नाम पर इसका नाम रख दिया गया एवोगाड्रो कांस्टेंट। ये हर एटम के लिए, हर एलिमेंट के एटम के लिए ये नंबर कांस्टेंट रहता है और इसी से बता सकते हैं कि उसमें मतलब कोई भी पार्टिकल, कोई भी मैटर हमें दे रखा है, उसके अंदर कितने एटम्स हैं अप्रोक्सीमेटली इस वैल्यू से हम बता सकते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। यानी एक मोल में कितना मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होगा ये हमें पता चलेगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। एग्जांपल के तौर पर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 इज 20, सो द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 इज 28 ग्राम। और इसी 20 मतलब क्या हुआ, देखो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है 28, और मॉलिक्यूलर मास को इधर ग्राम में कन्वर्ट कर दिया गया, और ग्राम में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन? एवोगाड्रो कांस्टेंट। मोल कॉन्सेप्ट यही काम करता है कि ये जो मास है इसको ग्राम में कन्वर्ट करता है। तो हमने जान लिया होगा कि मोल और एवोगाड्रो कांस्टेंट की मदद से हम किसी भी एटॉमिक यूनिट को, मतलब एटॉमिक मास यूनिट को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ये जो यू में निकलेगा, माइक्रो यूनिट में निकलेगा, उसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसकी मदद से? एवोगाड्रो कांस्टेंट की मदद से और मोल की वैल्यू की मदद से। एक मोल की वैल्यू हमने देखी थी एवोगाड्रो कांस्टेंट, और उसको एक और नाम है, मान लो हमने दे रखा है 1 मोल, तो 1 मोल में कितना? 1 मोल होगा 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का 1 मोल वो होगा उस एलिमेंट का 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ दैट एलिमेंट। यानी 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट इज 1 ग्राम ऑफ दैट एलिमेंट। और 1 मोल की वैल्यू, यानी उसके अंदर 1 मोल के अंदर कितने एटम्स आ रहे हैं, उसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10 की पावर 23।
जिसका नाम क्या है, एवोगाड्रो कांस्टेंट। इसी को कहा जाता है एवोगाड्रो कांस्टेंट। इसको हम Na से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। n का मतलब नंबर ऑफ एटम्स और a दिखाता है एवोगाड्रो का मतलब, a का मतलब है एवोगाड्रो। अब हम देखते हैं एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। एटॉमिक मास यूनिट, एन एटॉमिक मास यूनिट और AMU इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन अनबाउंड एटम ऑफ कार्बन 12। यानी किसी भी कार्बन का 1/12 मास ऑफ एन अनबाउंड, यानी किसी भी कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, उसका जो 1/12 होता है उसी से हम निकालते हैं एटॉमिक मास यूनिट। यानी जो कार्बन है उसका, ये मान लो एक कार्बन का एटम है, इसके टोटल 12 हिस्से किए गए। इसके टोटल कितने हिस्से किए गए, 12 हिस्से किए गए। और जो 12वां हिस्सा लिया गया उसी से जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास को कंपेयर किया गया उस 12वें हिस्से से। यानी अगर इस एक को ले, इस 12 में से एक को निकाल दें तो एक किसके बराबर निकला, एग्जैक्टली हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के बराबर निकला। अब इसी 12 में से 4 को निकाल दें तो एग्जैक्टली हीलियम के एटॉमिक मास के बराबर निकलेगा। तो मतलब समझ में आया एटॉमिक मास यूनिट कैसे कार्बन के एटम से कंपेयर करके हर एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाला गया। इसी को एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। इट इज अ यूनिट ऑफ मास यूज्ड टू एक्सप्रेस एटॉमिक मासेस एंड मॉलिक्यूलर मासेस। यानी एक यूनिट है जो एक्सप्रेस करता है किसको, एटॉमिक मासेस को और मॉलिक्यूलर मासेस को। ऑल्सो नोन एज यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। इसी को यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट या यू कहा जाता है। जो हम यू लगाते हैं ना, जैसे कार्बन का है तो 12U, ऑक्सीजन का है 16U। तो ये U जो है ये यही होता है एटॉमिक मास यूनिट। अगला है हमारा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, अ नंबर इक्वल टू द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। यानी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास को मिलाकर जितना मास बनता है उसी को मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। The molecular mass gives the mass of a molecule relative to that of the 12C atom which is taken to have mass of 12। यानी अगर उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके मास को मिला दिया जाए, जितने उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं सबके मास को मिला दिया तो मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा। तो यहीं पर हम खत्म करते हैं। आगे हम ऐसी और वीडियोस डालते रहेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर्स की। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें अपने